हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल्स में कंपनी के बारे में समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का इनका काम है, एंड उसके बाद हम इनके फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, बैलेंस शीट एंड टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो कंपनी है ये कैसी हो सकती है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। मतलब यहाँ पर देखो, वेस्ट हैंडलिंग की बातें आ रही है, तो कहीं ना कहीं वेस्ट से रिलेटेड ये कंपनी है, कचरे से रिलेटेड ये कंपनी है। वेस्ट मैनेजमेंट का काम ये कंपनी बेसिकली करती है। देखो, सर्विसेज ऑफर्ड में यहाँ पर बताई जा रही है। द कंपनी इज अ पायोनियर इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, providing a full spectrum of services which includes solid waste collection, transportation, processing and disposal services. It also contributes significantly to the creation and management of landfills. तो देखो, ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है? एक पायोनियर कंपनी है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर, ठीक है। एंड फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है, जिसमें देखो बताई जा रही है विच इंक्लूड्स सॉलिड वेस्ट कलेक्शन करने का काम करती है कचरों को, एंड उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है, फिर उनको प्रोसेसिंग करने का काम करती है। ये सब काम बेसिकली कंपनी का है। उसके बाद देखो, मार्केट पोजीशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो बताई जा रही है, एंटोनी इज अ लीडिंग प्लेयर इन SWM इंडस्ट्री, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ये जो कंपनी है एक लीडिंग प्लेयर है, विथ 2+ डिकेड्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। 2+ डिकेड्स की ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। द कंपनी हैज प्रोसेस्ड 15.2 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ वेस्ट टिल H1 FY23 सिंस इंसेप्शन। चलो बहुत ही बढ़िया है। इतना जो वेस्ट है वो ये जो कंपनी है ये प्रोसेसिंग कर चुकी है, 15.2 मिलियन मीट्रिक टन। चलो बढ़िया है। उसके बाद द कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स इन 9 स्टेट्स। 9 स्टेट्स में ये जो कंपनी है अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर चुकी है। वर्कड विथ 23+ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, 23+ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से के साथ यहाँ पर कंपनी काम कर चुकी है। एंड हैज 10,000+ एम्प्लॉइज। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज 35+ कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो देखो, कंपनी के पास 35+ कंप्लीटेड और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। कंपनी काफ़ी छोटी है लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ये H1 FY24 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। देखो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन से कंपनी की जो रेवेन्यू आती है ये आती है मैक्सिमम, ठीक है, 54% की। एंड फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग से कितनी आती है रेवेन्यू? 20% की। कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर से 26% की। तो मेजर रेवेन्यू इनकी आती है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, जो कि 54% है। बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के अंदर देखो, हमें एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि ये जो कंपनी है, देखो 90% ऑफ मुंबईज वेस्ट इज प्रोसेस्ड बाय द कंपनी। तो मुंबई की जो कचरे हैं उनको प्रोसेसिंग किए जाते हैं इस कंपनी के द्वारा। 90% ऑफ मुंबईज वेस्ट, ठीक है, मुंबई के 90% वेस्ट जो है वो इस कंपनी के द्वारा प्रोसेसिंग किए जाते हैं। चलो काफ़ी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने शॉर्टकट में इनके बिजनेस को डिस्कस किया। आई थिंक आपको इतने में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि कंपनी का काम बेसिकली किस प्रकार का है, ठीक है। अब अगर हम सेक्टर की बात करें तो देखो, वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में डिमांड नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हर देश में सफाई जरूरी है, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है ये एवरग्रीन सेक्टर है, आगे भी डिमांड रहने वाली है। एंड यहाँ पर जो गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है ये सेक्टर के अंदर होती हैं, ठीक है, क्योंकि सफाई के बिना कोई देश कैसे विकसित कर सकता है यार?
हर किसी देश की एक नीड होती है सफाई, ठीक है? स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ास करके अगर हम भारत की बात करें तो भारत में स्वच्छता की ओर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? जिस प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती जाएगी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मतलब साफ-सफाई से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड, उस प्रकार से इस प्रकार की कंपनियों को बेनिफिट्स मिलते जाएँगे आगे चलकर, ठीक है? बाकी सेक्टर एवरग्रीन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डिमांड आगे भी रहने वाली है। अब चलो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो देखो काफ़ी छोटी कंपनी है, मात्र 2246 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक पी की बात करें तो 26 की पी है, इंडस्ट्री पी है 33.5 की। पेग रेशियो की बात करें तो 1 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन की हम बात करें अगर, तो वैल्यूएशन फेयर हम इसे कहकर चल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लो भी नहीं है और बहुत ही हाई भी नहीं है। इसे हम इक्वल मानकर चल सकते हैं, फेयर मान के चल सकते हैं। एंड उसके बाद आरओसी के परसेंटेज की बात करें तो डबल डिजिट में तो है, लेकिन कुछ ज़्यादा होता तो और भी ज़्यादा बेटर होता है। अप्रॉक्स 20% तक होता तो पर्सनली मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। 13.9% है। आरओई भी उसी प्रकार से कहेंगे कम से कम 20% तक होती तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। यहाँ पर 16.3% है। बाकी ये जो दोनों परसेंटेज हैं आरओसी एंड आरओई की, ये भी एवरेज हैं, चलो ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 46.1% है। प्लेस्ड यहाँ पर 0.34% है। प्लेस्ड ज़्यादा नहीं है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान में रखना है, ट्रैक करते रहना है। आगे चलकर ये जो प्लेस्ड परसेंटेज है, ये अगर बढ़ती चली जाती है तो फिर ये एक बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है, ठीक है? एंड उसके बाद करेंट प्राइस की बात करें तो 791 की है, 52 वीक हाई 902 की है और लो है 312 की। तो देखो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी ठीक-ठाक मिल चुके हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 202 रुपए की है, डेब्ट 447 करोड़ की, डेब्ट टू इक्विटी 0.78 की, चलो ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं हम इसे कह सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, -17.4 करोड़ की। उसके बाद डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0% डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है। फेस वैल्यू 5 रुपए की एंड ईपीएस की बात करें तो 30.4 रुपए की। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो इसे हम एवरेज मानकर चल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा खराब भी नहीं कहेंगे, ठीक है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। किस प्रकार से कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हो 465 करोड़, 648, 856 और फिर 873, बहुत बेहतरीन। फिर यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्या देखने को मिलता है, 64 करोड़, 90 करोड़, फिर 85 करोड़ घटकर हो गया, फिर यहाँ पर बढ़कर 100 करोड़ पर पहुंच गया। देखो यहाँ पर सिर्फ घटा है नेट प्रॉफिट। अब हो सके तो आपको थोड़ी सी ये डाउट लग रही होगी कि सेल्स तो बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट क्यों घट गई। तो देखो उसके पीछे यहाँ पर रीजन है ओपीएम की परसेंटेज। देखो ओपीएम के अंदर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। देखो 25% यहाँ पर ओपीएम है, तो 25% से घटकर 23% हो गया, 2% यहाँ पर डिक्लाइन हो गया, 25 से 23% हो गया। अब यहाँ पर उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर यहाँ पर देखो 23% से घटकर 17% पर आ गया, मतलब 6% यहाँ पर डिक्लाइन हो गया, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर इफेक्ट पड़ा है। जो मार्जिन है कंपनी की वो यहाँ पर घटी है काफ़ी ज़्यादा, 6% यहाँ पर कम हुई है पिछले बार के मुकाबले में, 23% से घटकर 17% पर पहुँच गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2% का ही अंतर था, इस वजह से कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा कंपनी की नेट प्रॉफिट्स के अंदर। फिर यहाँ पर देखो जो ओपीएम है ये बढ़ चुकी है, 17% से 20% पर पहुंच चुकी है। तो ओपीएम अगर किसी कंपनी की बढ़ती है तो वो जनरली एक गुड साइन मानी जाती है, मतलब उसे समझा जाता है कि कंपनी बढ़िया तरीके से अपनी मार्जिन को बना रही है, ठीक है? बाकी देखा जाए तो बढ़िया है सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह। अगर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें ये बॉक्सेज में ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 5 साल की बात करें तो 25% का सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। 3 साल की बात करें तो 23% का है। टीटीए में यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, 2% सिर्फ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि सिर्फ 2% है। बाकी यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एकदम बेहतरीन है, टीटीएम में भी बढ़िया है, देख सकते हो 25%। यहाँ पर
5 साल में 26%, 3 साल में 24% और टीटीएम में 25%। देखा जाए तो ओवरऑल बढ़िया है। सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह की जो ग्रोथ है वो बढ़िया है, कंपनी के अंदर डबल डिजिट के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में हम इसे मानकर चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये भी ओवरऑल ठीक है। 3 साल में 33% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है और 1 साल में 142% के सीएजीआर से। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर हमें एवरेज देखने को मिल रहा है, कुछ ज़्यादा बेटर भी नहीं और ज़्यादा मतलब खराब भी नहीं, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, 16% इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या देखने को मिल जाता है, जो कैश रिजर्व हैं कंपनी के ये हैं फिलहाल 560 करोड़ के। अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो 447 करोड़ के हैं। तो बोरोइंग्स के तुलना में कैश रिजर्व हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव साइन बन जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स के अंदर भी हमें बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो लगातार कंटिन्यूअसली एसेट्स कंपनी की बढ़ती चली जा रही है। देख सकते हो 781 करोड़, 944 करोड़, 1238 करोड़, फिर 1462 करोड़, बढ़िया है। एंड उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये एकदम स्टेबल हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से 46% के अप्रोक्स हैं। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से लगातार सेलिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर हम पहले की बात करें तो इससे पहले यहाँ पर 13% तक होल्डिंग थे, लेकिन अभी यहाँ पर देखा जाए तो घटते घटते 10.79% पर होल्डिंग्स हो चुकी है एफआईआईज की। बहुत ही ज़्यादा एफआईआईज की तरफ से ट्रिम हो रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के भी होल्डिंग्स यहाँ पर ट्रिम हो रहे हैं। 6.61% से घटकर 5.14% हो चुकी है जून 2024 के क्वार्टर में। अगर यहाँ पर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये भी ट्रिम हुए हैं, 0.17% से घटकर 0.09%, फिर 0.07%। तो एफआईआईज, डीआईआईज एंड अदर्स ये तीनों सेलिंग कर रहे हैं। खरीदने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक। पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ये बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट हो जाती है। अभी यहाँ पर पब्लिक के होल्डिंग्स की बात करें तो 37.93% के लगभग 38% की होल्डिंग्स मानकर चल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एफआईआईज की बात करें तो लगातार होल्डिंग्स ट्रिम हो रहे हैं। डीआईएच की बात करें तो इस बार ट्रिम हुए हैं 1% से भी ज़्यादा के। तो देखा जाए तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाती है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम स्टेक की बात करें अभी तो एफआईआईज का यहाँ पर 10.79% है और डीआईएच का 5.14% है। तो ये भी बढ़िया है, ये भी जो परसेंटेज है ये बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहे हैं, ट्रिम होते जा रहे हैं इनके होल्डिंग्स, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करती है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं। लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो बढ़िया रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के, लगभग 150% के रिटर्न्स बनाकर दी है कंपनी ने। चलो ठीक है, अगर हम ऑल टाइम की बात करें मतलब जब से ये लिस्ट हुई है बाजार में तब से अगर देखें तो कुछ खास नहीं, लगभग 100% मानकर चल सकते हैं। 2021 में ये मार्केट में आई थी कंपनी और तब से देख सकती हो किस प्रकार से यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये चला है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी समय से ये रेंज में फंसा हुआ था, फिर यहाँ से तेज़ी आनी स्टार्ट हुई स्टॉक के अंदर। एंड उसके बाद जनवरी 2024 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से बढ़िया रफ्तार आई स्टॉक के अंदर, बढ़िया तेज़ी आई। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर 2024 के आसपास से यहाँ पर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी आनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये रही टेक्निकल चार्ट कंपनी की। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई का जो लेवल है या फिर कहें ऑल टाइम हाई का लेवल है 902 का, तो इस लेवल से कुछ खास डिस्काउंट पर अवेलेबल नहीं है। स्टॉक लगभग 10-12% का डिस्काउंट मिल रहा है। पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में मैं फ्रेश बाइंग के लिए फर्स्ट एसआईपी के लिए 20% के अप्रॉक्स डिस्काउंट खोजता हूँ। ठीक है, इससे मतलब 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी की बात की जाए तो अभी सिर्फ 10% के अप्रॉक्सी डिस्काउंट है। तो पर्सनली अभी अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक है,
यहाँ पर देखो एक ये सपोर्ट की लेवल थी 800 की, जो कि इसके नीचे आ गई है प्राइस, तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब देखो अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर ये होगी सेकंड सपोर्ट, जो कि है 700 की। हर एक 100 के प्राइस पर यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर 600 का सपोर्ट है, फिर 700, फिर 800 एंड उसके बाद फिर 900। तो ये हर एक 100 के लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम बढ़िया डिस्काउंट की बात करें तो 700 का बढ़िया डिस्काउंट मिल जाता है। 700 के प्राइस पर अगर देखा जाए तो 20 से 22% के लगभग डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाते हैं 52 वीक हाई के लेवल से। ये जो लेवल है यहाँ से देखा जाए तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखकर चलता एंड यहाँ पर अगर प्राइस मिल जाती तो फिर यहाँ पर मैं फर्स्ट एसआईपी करता, बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करता। एक चीज़ और कि यहाँ पर मैं उतना ही अमाउंट लगाऊंगा जितना कि लॉस लेने को मैं तैयार हूं, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, तो उसके हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए सोच समझकर ही यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, वेरी हाई रिस्क की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की यहाँ पर कहानी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर डिस्काउंट के चक्कर में मैं बैठा हूँ लेकिन प्राइस और भी ऊपर बढ़ गई है, 52 वीक हाई के लेवल से बढ़कर 1000 1500 तक पहुंच गई। तो 1500 के लेवल से भी अगर 20% की डिस्काउंट मुझे मिल जाती है तो वो भी ओवरऑल जो प्राइस होगी वो मुझे पसंद आएगी। इस प्रकार की मेरी स्ट्रेटजी होती है। फोमो में आकर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है कि यार फिर प्राइस आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। इस प्रकार से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं होती है, पेशेंस के साथ ही काम करना होता है, ठीक है। बाकी देखो कोई रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं है। अगर आपको अपनी स्टडी आपकी एनालिसिस के अनुसार अगर ठीक लग रहा है तो फिर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस ले सकते हो, वरना अगर आपको भी ठीक नहीं लगता है मेरी तरह, अगर आपकी भी स्ट्रेटजी है तो आप भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चल सकते हो। बाकी अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो देखा जाए तो बढ़िया है, सेल्स प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किए, बैलेंस शीट वगैरह डिस्कस किए। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमने देखा कि एफआईआई एंड डीआईआई का इंटरेस्ट तो है, बढ़िया होल्डिंग के परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यूअसली जो है वो ट्रिम होते जा रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ओवरऑल कंपनी की बात करें तो बढ़िया हमें देखने को मिल रही है, सेक्टर भी बढ़िया है, एवरग्रीन सेक्टर है, आगे भी डिमांड रहने वाली है सेक्टर की, एंड अच्छी पोजीशन पर कंपनी काम भी कर रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ, एक छोटे अमाउंट के साथ रिस्क लेने की हम सोच सकते हैं, ठीक है। और ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।